इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य जारी संघर्ष था वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा पहुंचा है। इसने पूरे विश्व को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। तो साथियों, इस वीडियो में हम पिछले 2 दिन में क्या घटनाक्रम रहा है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें जो 2 चीज़ें हम विशेष रूप से उल्लेखित करेंगे, एक तो OIC जो 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है, उसने अपनी आपातकाल मीटिंग बिठाई है। तो उसका क्या निर्णय है वो चीज़ों की हम जल्दी से समीक्षा करते हैं ताकि पता चले कि पिछले 1-2 दिन में क्या सिनेरियो रहने वाला है। इसके साथ में हमारा देश जो प्रिय भारत है उसने भी अपना एक निर्णय लिया है, एक अपना पक्ष रखा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेगी और परीक्षा उपयोगी तो है ही, तो परीक्षा में सारे क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को नमस्कार। जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हम एक तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं उसको आप देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। शहर है यरूशलेम, उसके अंदर जो ये मस्जिद आप देख रहे हो अल अक्सा मस्जिद, क्या नाम है? अल अक्सा मस्जिद। इसका जो ये परिसर है यहीं पर एक घटना साबित हुई थी। इजराइल के जो फोर्सेज है, ये आप देख रहे हो, फोर्सेज और यहाँ के जो फिलिस्तीनी सिटीजन है उनके बीच में यहाँ पर संघर्ष हुआ था। उसके बाद में ये चिंगारी भड़की थी, उसने फिर पूरा एक वैश्विक स्वरूप ले लिया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों क्या है कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमास का नियंत्रण है। तो हमास के द्वारा जो यहाँ पर इजराइल के जो शहर है विभिन्न, वहाँ से ये रॉकेट लगातार दागे गए थे। उसके बाद में इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को एक्टिव किया और कई रॉकेट तो ऐसे थे जिनको यहाँ से आकाश में उनको जला दिया था। उसके बाद में कुछ ऐसे थे जो शहर जाकर एक तरह से शहरों में गिरे थे। तो ये चीज़ हो गई है। अब हम थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। तो साथियों, मैप देखना जरूरी है क्योंकि ग्लोबल की जितनी इश्यू है वो मैप के बगैर आप समझ नहीं सकते। तो साथियों, जो ये है ये इजराइल है। इसमें 2 क्षेत्र आपको ये जो दिख रहे होंगे, एक तो ये गाजा पट्टी और एक है वेस्ट बैंक। इनको क्या कहा जाता है? फिलिस्तीन कहा जाता है। तो अभी जो वेस्ट बैंक है यहाँ कोई कुछ चीज़ है नहीं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना गाजा पट्टी पर, क्योंकि गाजा पट्टी के ऊपर ही यहाँ पर पूरी ये जो अशांति है वो गाजा पट्टी में ही है। तो गाजा पट्टी का एक चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हमास। क्या नाम है? हमास। तो हमास के द्वारा यहीं पूरे रॉकेट दागे गए थे। अब इजराइल ने पूरी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है। अब कुछ भी हो सकता है गाजा पट्टी का, हो सकता है गाजा पट्टी पूरे का वो अधिग्रहण कर ले, हो सकता है गाजा पट्टी के अंदर वो प्रवेश कर ले, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो ये एक बार आप वापस हम मैप देख लेते हैं। तो ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये इजराइल, ये इजिप्ट हो गया यानी मिस्र हो गया। उसके बाद में ये गजा जो सबसे बड़े यहाँ की सिटी है ये हो गया यरूशलेम, जो अभी हमने मस्जिद देखी थी। उसके बाद में जो हम चीज़ें और देखते हैं साथियों, अब मैंने जो बात की थी 5 अपडेट पे हम बात करेंगे। तो अपडेट नंबर 1 ये है कि साथियों इस संघर्ष में जो मरने वालों की संख्या है गाजा एक के अंदर वो 100 से ज़्यादा पहुंच गई है, जिसमें 18 से 20 सिर्फ बच्चे भी बेचारे शामिल है जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, इस संघर्ष में मारे गए हैं। इनको भारत से सीखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ है तो भारतीय आर्मी ने कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारा है। तो ये आप सीख सकते हो क्योंकि इनके की गलती है। एक तरह से 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चों को भी काफ़ी लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, 100 से ज़्यादा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। उसके बाद में दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि 3 रॉकेट लेबनान की ओर से भी आए हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे कि लेबनान की ओर से न्यूज़ में क्या आई है। एक चीज़ सेकंड अपडेट ये है कि जो इजरायली फोर्सेज है उसने अब निर्णय ले लिया है कि अब हम ज़मीन से भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो इजराइल था, इजराइल की फोर्सेज के द्वारा एयर स्ट्राइक की जा रही थी, यानी एयर के माध्यम से बम यहाँ पर गाजा पट्टी में लगातार फोड़े जा रहे थे। उसमें एक तरह से जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो 13 मंजिल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी गजा में, उसको यहाँ से नीचे गिरा दिया था। तो ये आप फोटो देख सकते हो, इजरायली फोर्सेज निकल गई हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है गाजा पट्टी को जो है उसको घेरने की बात। अब हम तीसरी हमारी अपडेट है, वो अपडेट ये है कि लेबनान की ओर से इजराइल पर 3 रॉकेट की फायरिंग हुई है। तो ये रॉकेट आप देख सकते हो, ये फोटो है जिसमें रॉकेट ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 1, 2 और 3 रॉकेट कहाँ से आ रहे हैं? ये लेबनान की ओर से आ रहे हैं। तो लेबनान की ओर से किसने डाले? क्योंकि ये तो अलग देश है। अभी हमने पीछे मैप में देखा ही था कि ये लेबनान है। तो इस लेबनान देश के द्वारा क्यों इजराइल के ऊपर डाले गए हैं या किसने डाले हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ये न्यूज़ आप देख सकते हो, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। इजराइल हिट बाई 3 रॉकेट्स फ्रॉम लेबनान। तो अब हम चर्चा करते हैं, पूरी समीक्षा इसकी करते हैं। तो साथियों क्या है कि जो ये लेबनान आपको कंट्री दिख रही है
इसका जो साउथर्न पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो इसे साउथ बोलते हैं, साउथर्न पार्ट है, यहाँ पर क्या है कि एक तो फिलिस्तीन के जो लोग भागे हुए आए थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष चला है इजराइल में, तो यहाँ पर ये रहते हैं। उसके साथ में एक और यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे गाजा पट्टी में कौन सा था, हमास था, यहाँ पर एक और ग्रुप है जिसका 1982 में स्थापना हुई थी, जिसका क्या नाम है, हिजबुल्ला। क्या नाम है, हिजबुल्ला। क्या नाम है, हिजबुल्ला। तो ये आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ा एक इसको मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है, जिस तरह से आईएस है वो सीरिया में था, तो ये भी एक ऐसा बहुत बड़ा संगठन है जिसका क्या नाम है, हिजबुल्ला। ये क्या है, ये जो शिया समुदाय होता है, मुस्लिमों में दो ग्रुप होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया, तो ये शिया आधारित है, इसलिए इसे ईरान बहुत ज़्यादा समर्थन करता है। यहाँ इसको भी समर्थन ईरान बहुत ज़्यादा करता है, और जो दूसरा यहाँ पर हमास जो है गाजा पट्टी में, उसका भी ईरान बहुत ज़्यादा समर्थन करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ से रॉकेट आए हैं इजराइल के ऊपर, ये इजराइल पास में आपको दिख रहा होगा, ये नक्शा थोड़ा सा हम वापस इसको देख लेते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे, इसको नक्शे को हम सही करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो इजराइल है, और यहाँ पर रॉकेट आए थे 3। तो आप समझ सकते, या तो यहाँ पर जो फिलिस्तीनी रहते हैं उनके द्वारा छोड़ा गया हो, और या फिर यहाँ पर हिजबुल्ला के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है। तो यानी इजराइल को भी घेरने की कोशिश चल रही है। हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि अंदर जो 20 लाख मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू किया है। लोड में जो आपातकाल लगा, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो दोस्तों, अब एक नई अपडेट है, वो ये है कि भारत का पक्ष यहाँ पर क्या हुआ है। तो साथियों, यूएनओ में जो भारत के प्रतिनिधि है, उनका नाम क्या है, आप देख सकते हो, त्रिमूर्ति एमएसर है, त्रिमूर्ति। तो इनके द्वारा क्या पक्ष लिया गया है, क्योंकि यूएनओ में जो ये बोलते हैं वो एक तरह से भारत सरकार की ही बात होती है। साथियों, अभी जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसकी क्या कहा जाता है, यूएनएससी कहा जाता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो होते हैं परमानेंट, जिनको वीटो पावर होता है। उसके बाद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कितने होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, जिनको 2 साल के लिए कार्यकाल होता है। इसमें एक भारत भी शामिल है। 2022 तक भारत भी रहेगा, यानी 2021 और 22 में भारत यहाँ पर रहने वाला है। तो भारत भी इसमें मीटिंगों में बैठता है। तो भारत भी इस मीटिंग में बैठा था कि इजराइल का जो ये मुद्दा हुआ है, इसकी यूएनओ ने मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें भारत भी बैठा था। तो भारत ने क्या एक तरह से ट्वीट करके ये जानकारी दी है, तो इसको हम देखते हैं। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इससे आप परीक्षा में सारी चीजें समझ जाओगे। तो साथियों, इन्होंने कहा है कि ये देख सकते हो, इन टुडे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन इवेंट इन ईस्ट जेरूसलम एंड एल्सवियर आई मेंशंस, जो ईस्ट जेरूसलम के अंदर जो हुआ था उसके ऊपर मीटिंग हुई, और मैंने इसमें क्या कहा है। तो पहला है कंडम ऑल एक्ट ऑफ वायलेंस स्पेशली रॉकेट अटैक फ्रॉम गाजा। ये है कि जितने भी वायलेंस हुए उसकी हम एक तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं। जो गाजा की ओर से रॉकेट दागी गई उसको भी हम गलत मानते हैं। उसके बाद में आपको पता होगा कि जो एस्केलोन सिटी है, एस्केलोन सिटी में एक भारतीय महिला की भी मृत्यु हुई थी, तो उसकी हम एक तरह से कंडेम करते हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद में ये कहा गया है कि हम उनको रोकने की बात करते हैं, डी एस्केलेशन करने की बात करते हैं, तो ये भी हो गई है। उसके बाद में ये कहा गया है कि अभी उनको जो इजराइल है या चाहे हमास है, उसको किसी भी चीज़ में एक तरह से अपने जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में सेकंड ट्वीट करके इन्होंने और जोड़ा है कि ओल्ड सिटी आल्सो हाउसेज अल जाविया अल हिंदिया द इंडियन हॉस्पाइस, यानी यहाँ पर एक भारतीय धर्मशाला भी है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद में कंडम रॉकेट फायर फ्रॉम गाजा, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं, गाजा की ओर से आए हैं। और आर्ग्यू रेस्टिडेंट टू ऑल पार्टीज टू एडियर टू यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 2334, क्या नाम है, 2334। तो ये एक रेजोल्यूशन आया था 2016 में, एक तरह से माना जाता है, जिसमें 2 नेशन थ्योरी मानी गई है। और तभी ये यूपीसी में 2017 में क्वेश्चन भी आया था, 2 नेशन थ्योरी किससे संबंधित है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। अब यहाँ पर तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं। तो साथियों, इसमें कहा गया है कि जो 1967 में जो युद्ध हुआ था, कब, 1996 में युद्ध हुआ था, इसका वीडियो हमने पिछले बना लिया है। तो यहाँ पर इजराइल ने जो कब्जा किया है फिलिस्तीन क्षेत्र पर, तो वो उन्होंने इसमें माना गया कि गलत है, और इजराइल को मान्यता फिलिस्तीन को देनी चाहिए, उसका क्षेत्र देना चाहिए, और एक स्वतंत्र देश के रूप में मानना चाहिए। तो इसका भारत ने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि इस पर हम विश्वास करते हैं। उसके बाद में नीड टू इमीडिएटली रिज्यूम डायरेक्ट पीस टॉक, उनको कहा कि आपस में बैठ के एक चर्चा कीजिए और पीस की स्थापना करने की आवश्यकता है। उसके बाद में है कमिटेड टू स्टेट सॉल्यूशन,
टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके ऊपर हम आज भी बात को मानते हैं। तो भारत ने एक तरह से मध्यम मार्ग अपना लिया है। चीज हो गई कि कुल मिला के यह है कि भारत का निर्णय बहुत ही सटीक है, क्योंकि ना तो उसने इजराइल का सीधा पक्ष लिया है, ना ही फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। क्योंकि इजराइल का पक्ष लेने से यह है कि हमारे जो मुस्लिम जितने भी कंट्रीज है, अभी कोरोना में आपको पता होगा सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूएई हो, सभी देशों ने अपना खजाना खोल दिया है और कोरोना में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वो सबसे ज्यादा मदद यही देश कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर मोल नहीं देश ले सकते। और जो हमारे पहले से भी अगर जो गुट निरपेक्षता पॉलिसी है, जैसे वो सारी हमारी फिलिस्तीन के ही पक्ष में रही है, तो उससे भी हम नाराज नहीं करना चाहते। और इजराइल है वो हमारा 1992 के बाद में बहुत ज्यादा भागीदार बन गया है, तकनीकी सहयोग में हमारा लगातार सहयोग करता है, तो उससे भी नाराज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भारत आपको बताइए मध्यम मार्ग है, महात्मा बुद्ध का देश है, तो उसने मध्यम मार्ग अपनाते हुए वायलेंस का भी उसने एक तरह से भर्त्सना कर दी और दोनों को बोला कि आप टॉक कीजिए और हम टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं, उसकी पालना होनी चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब हमारी लास्ट अपडेट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, OIC। क्या नाम है? OIC। तो OIC का एक तो पहला फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यानी जो इस्लामिक सहयोग संगठन है। तो एट सऊदी अरबिया के रिक्वेस्ट के आधार पर OIC होल्ड ओपन एंडेड मिनिस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव मीटिंग टू डिस्कस डेवलपमेंट इन पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, इसकी हम एक विदेश मंत्री जो होते हैं वो इसमें सीधी सी बात है शामिल होते हैं, तो उनकी एक मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। मीटिंग कब है? संडे को 16 मई को ये मीटिंग वर्चुअल की जाएगी। तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। इन्होंने कहा है कि पैलेस्टाइन टेरिटरी पर्टिकुलरली अल कुद्स अल शरीफ और उसके बाद में जो अभी हमने अल अक्सा मस्जिद देखी थी, वहाँ पर जो वायलेंस हुआ है उसको लेकर हमारी मीटिंग होने वाली है। अब साथियों ये देख लेते हैं कि OIC है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ये हो गया। अब इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो साथियों द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, यानी यूएनओ के बाद में सबसे बड़ा संगठन यही है OIC, क्योंकि इसमें 57 देश शामिल है और अंतर सरकारी ये संगठन है। इसमें मतलब सरकार इसमें शामिल है। एक तो होता है जो NGO होता है, आप और मैंने बना लिया, कोई भी बना लिया, इंडिया ओपन मंच, इंडिया फोरम, तो ये एक सरकार का मंच है, इसमें 57 देश मुस्लिम शामिल है। उसके बाद में ये देख लेते हैं, ये देख लिया 57 देश शामिल है। उसके बाद में हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जेदा कहाँ है? सऊदी अरब में ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। आप एक चीज़ हो गई, एक पहली हमने क्या देख लिया कि ये यूएनओ के बाद में सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद में टोटल देश कितने हो गए? 57। तो ये 57 देश कभी यूपीएससी नहीं पूछेगी कि आप देश बताइए या इस निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? जेदा में, तो ये सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद में ये देख लेते हैं कि ये स्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई है 1969 में। कब हुई है? 1969 में। तो बैकग्राउंड क्या था दोस्तों? बैकग्राउंड वापस इजराइल वाला ही है। तो 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ था। इजराइल ने 8 अरब देशों को बुरी तरह से हराया। तो उसके बाद में जो ईस्ट यरूशलेम था उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर वो समझ गए कि मुस्लिम देश है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, क्योंकि लगभग इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा ही माना जाता है। उसके बाद में सारे छोटे देश ये बहुत ज़्यादा, एक तरह से 17 करोड़ जनसंख्या बांग्लादेश की है, 22 करोड़ के आसपास पाकिस्तान की है, बहुत छोटे छोटे देश है। तो उनको लगा कि कलेक्टिव हमारी वॉइस नहीं हो सकती जब हम तक एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने 1969 में इस संगठन की स्थापना की थी। तो ये चीज़ हो गई। और ये कहाँ से इसकी स्थापना होती है? तो मोरक्को में 25 सितंबर 1969। ठीक है साथियों, मोरक्को 25 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना की जाती है। मोरक्को क्यों याद किया जाता है? मोरक्को से एक मध्यकाल में एक हमारे यात्री आए थे, इब्न बतूता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में ये है कि इसकी लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो साथियों लैंग्वेज हो गई एक दो अरेबिक, उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में फ्रेंच, ये इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज है। इसमें यहाँ पर मीटिंग में कोई आदमी बोल सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अरेबिक यानी अरब के देश शामिल है। इंग्लिश और फ्रेंच क्या है कि जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए, लैटिन अमेरिका के हो गए, यूरोप के देश हो गए, तो वहां पर भाषा कौन सी है? एक तरह से इंग्लिश और फ्रेंच ज़्यादा चलती है, क्योंकि ये इन सब के ये क्या रहे थे, हमारी तरह ये गुलाम भी रहे थे। तो ये चीज़ हो गई, ये 3 भाषाएं इसमें शामिल है। अब हम ये देख लेते हैं कि साथियों इनके मेन चीज़ है कि इनका मोटिव क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है। तो आप देख सकते हो, द ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यानी जो मुस्लिम जो दुनिया है उसके एक सामूहिक आवाज़ को उठाना। इसके साथ में इन्होंने कहा है कि और सेफगार्ड और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी जो मुस्लिम जो संसार है उसके जो हितों की हम रक्षा करेंगे। उसके बाद में और जो पीस है उसको मेंटेन करेंगे, हार्मनी को मेंटेन करेंगे, वेरियस पीपल जो मुस्लिम है उनकी हम रक्षा करेंगे। तो ये उसका हो गया लक्ष्य। तो ये आप समझ गए। उसके बाद में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं साथियों।
इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है इस पूरे 57 देश में जो क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न है। क्या है? परमाणु शक्ति संपन्न है, न्यूक्लियर पावर है। भारत की तरह ये भी न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान इसका नेता बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि सऊदी अरब यहाँ का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। सऊदी अरब के ऊपर ये पूरा संगठन चलता है। उसके बाद में कश्मीर इश्यू जब हुआ था, तब ये आपको पता होगा 2019 में हमने जो कश्मीर का जो स्टेटस था 370 हटा दिया था। तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड की ओर से पाकिस्तान ने OIC से मांग की थी कि आपको इसका कंडेम करना चाहिए और एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए। तब इन्होंने मना कर दिया था और कुछ नहीं किया था एक, ठीक है। और 2019 की जब मीटिंग हुई थी तो भारत को इस तरह से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मंगवाया गया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान उसने फिर बहिष्कार कर दिया था। तो कुल मिला के आप देख सकते हो भारत के साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध है, क्योंकि सऊदी अरब इनका प्रमुख नेता, सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है। तो इस प्रकार से भारत के साथ भी अच्छे रिलेशन अभी तक बने हुए हैं। अब हम थोड़ा सा एक बार वापस चलो रिविजन कर लेते हैं। तो साथियों, OIC हो गया सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। 57 देश शामिल है। एक तरह से मुख्यालय अपन ने देख लिया ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि इसकी स्थापना हो गई 25 सितंबर 1969। कहाँ पर हुई थी? मोरक्को में। उसके बाद में लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। और जो इसके हित है वो क्या है? मुस्लिम संसार और मुस्लिम हितों की रक्षा करना। और पाकिस्तान इसमें शामिल है जो न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब इसका प्रमुख नेता है। कश्मीर इश्यू के ऊपर इसने स्टैंड पहले तो नहीं लिया था, बाद में थोड़ा लिया था। तो भारत को इसने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी मंगाया था। इस प्रकार से ये वीडियो संपूर्ण एक तरह से पूर्ण होता है। तो इसमें हमने पूरे जो 5 आज अपडेट हुई है वो देख ली है। और जो पहली चीज़ ये थी कि OIC को हमने ढंग से देख लिया, इससे बार कोई UPSC से क्वेश्चन आ नहीं सकता। दूसरा ये था कि लेबनान में हमने जो एक संगठन देखा है हिजबुल्लाह, वो आपको याद रखना है। गाजा पट्टी में हमने एक संगठन देखा है हमास, वो आपको याद रखना है। दूसरा इजराइल का जो मैप देखा था वो आपको याद रखना है। इससे आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी मस्त रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बचते रहे। वीडियो को अभी के अभी आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं बहुत जल्दी।